कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी महिलाओं को मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाना काफी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने रामायण के हवाले से कहा कि एक ही शब्द है मर्यादा, और मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता का हरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति को खींची गई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है और वह सीता हरण करके ले जाएगा। हालांकि अपने बयान को लेकर उनकी जमकर फजीयत हुई और बाद में वे अपने बयान को वापस लेने को मजबूर भी हुए। पर इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, इसके ऊपर भी समाज को बैठकर विचार करना चाहिए। सिर्फ सरकार का काम नहीं है, समाज के लोग भी बैठे कि आखिर इस समाज के अंदर मर्यादा। दिल्ली में हुए गैंगरेप की घटना ने जहां देश की जनता को शर्मसार किया और जनता को अंदर तक झकझोर दिया है, वहीं इसके बाद भी देश के तथाकथित कर्णधार राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में महिलाओं की इज्जत को लेकर भी बेतुके बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय हो या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत या इसके पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे सांसद अभिजीत, सबने जिस तरह के बेतुके बयान दिए हैं उसको लेकर देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए अपनी इस फजीयत के बाद राजनेता इस चीज को समझेंगे और महिलाओं को लेकर अपने बयान देने में सतर्कता बरतेंगे। आरएसएस प्रमुख और बीजेपी नेता के बयान पर बीजेपी ने आरएसएस चीफ का बचाव किया और विजयवर्गीय के बयान की घोर निंदा की। बीजेपी ने आरएसएस चीफ का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान पर विवाद अनुचित है। उधर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बीजेपी ने घोर निंदा की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजयवर्गीय से इस बयान के बारे में पूछा भी जाएगा। कांग्रेस पर बरसते हुए बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। दिल्ली और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार है और महिलाएं दिल्ली में कितनी असुरक्षित है ये किसी से छुपा नहीं है। भागवत जी की टिप्पणियों को पूर्णता में देखने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्य, संस्कार और परंपरा का उल्लेख किया है, जिसके चिंतन के केंद्र में नारी सम्मान है। उन्होंने महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध के बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है और यह भी मांग की है कि कानून को मजबूत किया जाए और इसके संबंध में मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया जाए। मध्य प्रदेश के एक मंत्री की टिप्पणियों को लेकर चर्चा हो रही है और पार्टी की ओर से श्री कैलाश विजयवर्गीय से कहा गया है कि वो अपनी टिप्पणी को वापस लें। बीजेपी नेता और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बेतुके बयान से कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने दोनों नेताओं के इस्तीफे की मांग कर दी है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोहन भागवत और कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस देश और समाज में ये लोग रहते हैं। अफसोस भागवत को इंडिया और भारत के बीच का अंतर नहीं पता। आपको बता दें कि देश में बढ़ती गैंगरेप की घटनाओं पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि बलात्कार और यौन शोषण इंडिया में ज्यादा होते हैं, न कि भारत में। इंडिया से उनका मतलब शहरों से है और भारत से उनका मतलब गाँवों से था। तो वहीं एमपी के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि एक शब्द होता है मर्यादा। जब भी लक्ष्मण रेखा पार होती है, जब भी मर्यादा की सीमा पार होती है, सीता का हरण रावण करता है। ये मानसिकता प्रदर्शित करते हैं संघ की। मोहन भागवत जी भी इसी प्रकार की कुछ बातें कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने आप को सभी महिलाओं का भाई कहते हैं और उनके मंत्रिमंडल में उनके मंत्री अगर इस प्रकार की बात करते हैं और ईमानदारी से अगर वो महिलाओं के पक्षधर हैं तो उनको तत्काल कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए। सोमवार को राजधानी के विज्ञान भवन में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग का मसौदा यही था कि आधे आबादी को किस तरीके से सुरक्षा का माहौल दिया जाए और किस तरीके से औरतों के ऊपर हो रहे अपराध पर लगाम लगाई जा सके। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज की बैठक में ये फैसला लिया गया
कि रेप के ट्रायल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दे दिया जाना चाहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी ने ये सुझाव भी दिया कि रेप के मामलों में वयस्क की आयु 18 की बजाय 16 मानी जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राज्यों के पुलिस आयुक्तों से ये सिफारिश की कि थानों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती जल्द की जानी चाहिए। इस सम्मेलन में सिफारिशें तो बहुत हुई, लेकिन कड़ा कानून सम्मेलन नहीं, सरकार को संसद के अंदर बनाना है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई साल पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के लिए कहा गया था कि 20% महिलाओं की संख्या पुलिस महकमे में होनी चाहिए, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर दिल्ली गैंगरेप मामले पर कहा है कि इस घटना से पूरे देश में गुस्सा है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि इस मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए और एक कड़ा कानून भी बनाया जाना चाहिए। पीड़िता के नाम पर कानून बनाने के मामले में अखिलेश यादव ने साफ किया है कि पहले इस मसले पर लोकसभा में चर्चा हो और उसके बाद समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही पार्टी अपना स्टैंड साफ करेगी। दिल्ली में हुए गैंगरेप पर आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक कड़ा कानून बनाने की बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का विशेष सत्र हो और उसमें दिल्ली की घटना पर चर्चा हो। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि इस चर्चा का कोई न कोई हल भी निकले और एक कड़ा कानून बने जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे आरोपियों को किसी भी कीमत पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सबसे पहले मदद की घोषणा हुई है। 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की तरफ से पीड़िता के घर जाकर मदद की जाएगी। साथ ही पीड़िता के नाम पर कानून बनाने के मसले पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी इस मसले पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही कुछ तय करेगी। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर कहा है कि सूबे में महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार कार्रवाई हो रही है और अगर कोई भी वारदात सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में पक्ष में है कि कड़ा कानून बने, ऐसे लोग जो घटना करें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इससे पक्ष में सब लोग हैं। लोकसभा विधानसभा बहस होगी, किस रूप में कितनी सख्ती हो, कितना फास्ट ट्रायल केसेस हो, इस पर बहस होगी और निष्कर्ष में समझता हूँ अच्छा निकलेगा। बहरहाल भले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाम पर कानून बनाने के मसले पर फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पर टाल दिया हो, लेकिन नाम पर कानून बनाने के मसले ने एक नए मुद्दे को जन्म जरूर दे दिया है और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। एफडीआई को मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाई गई होर्डिंग को प्रशासन ने रातों रात हटवा दिया और भारतीय जनता पार्टी इस हरकत से खासी नाराज नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पे सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी झेल रही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एफडीआई को मुद्दा बनाकर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश शुरू कर दी है। इस कोशिश के तहत लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अब होर्डिंग वॉर शुरू हो गई है। इन होर्डिंगों के माध्यम से वो जनता को कांग्रेस, बसपा और सपा का एक नया चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उन सब पर आपस में मिलकर राजनीति करना और एफडीआई मुद्दे पर एक होना दिखाया गया है। इसके अलावा होल्डिंग में एफडीआई का असर भी दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की 125वीं वर्षगांठ पर हो रहे कार्यक्रम के चलते लखनऊ प्रशासन ने इन होल्डिंग्स को रातों रात हटवा दी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अलोकतांत्रिक बताया है। चोरों की तरह हटाया है। आक्षेप या सच बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर ये विधानसभा के 125 वर्षीय कार्यक्रम के संदर्भ में इसको जोड़ रहे हैं तो उनको आग्रह करना चाहिए था। आग्रह नहीं करा है। अंधेरी रात में लखनऊ के जिला प्रशासन और नगरायुक्त नगर निगम ने जिस तरीके से उसको हटाया है, हमें उनकी चुनौती स्वीकार है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि आने वाले दिनों में लखनऊ में इतनी होर्डिंगें लगवा देंगे कि प्रशासन को मुश्किल हो जाएगा उनको हटाना। बसपा नेताओं को एक बार फिर स्मारकों में लगी प्रतिमाओं की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।
तभी तो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आज यूपी के राज्यपाल से मुलाकात कर मायावती की मूर्तियों की सुरक्षा की मांग की है। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर लगी मायावती की मूर्ति को लेकर बीएसपी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने चिंता जताई है और समाजवादी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गौरतलब है कि लखनऊ में अमित जानी ने मायावती की मूर्ति तोड़ी थी और 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर एक बार फिर उनकी मूर्ति तोड़ने का दावा किया है। बसपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार के संरक्षण में मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अखिलेश सरकार पर उंगली उठाई और कहा है कि सरकारी संरक्षण में दलित महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। दरअसल विवाद एक बार फिर से खड़ा हुआ है। अमित जानी के माया की मूर्ति तोड़ने के बयान से राजधानी लखनऊ में 26 जुलाई 2012 को मायावती की मूर्ति तोड़ने के बाद से चर्चा में आई अमित जानी ने 15 जनवरी को मायावती की मूर्ति तोड़ने का दावा किया है। जनता के लिए, जीवित लोगों के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है। पत्थरों के लिए, क्योंकि पत्थर ही उन्हीं की ये पूजा करते हैं, आम लोगों से, जीवित लोगों से इनका मतलब नहीं है। ऐसे में जब बीएसपी नेता प्रतिमाओं की सुरक्षा की मांग कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी खामोश बैठने वाली कहाँ थी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने साफ तौर पे बीएसपी नेताओं पर आरोप लगाया कि बीएसपी को जीवित इंसान की नहीं बल्कि पत्थर और मूर्तियों की ज्यादा चिंता है। शराब सरकार को जमकर राजस्व देती है, लेकिन पीढ़ियों को बर्बाद करने का दोष भी शराब के सर ही आता है। लेकिन प्रदेश सरकार अपने राजस्व की थैली को देख रही है, पीढ़ी की बर्बादी को नहीं। इसलिए प्रदेश में शराब सस्ती करने की सरकार की मंशा है और इसके पीछे तर्क ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमाई और ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को प्रदेश में लाना बताया जा रहा है, जो देवभूमि में कहां तक तर्कसंगत है। राज्य सरकार ने पहले प्रदेश में बियर बार पॉलिसी को मंजूरी दी, फिर फ्रूट वाइनरी यानी फलों की शराब की नीति को भी सरकार जल्द मंजूरी देने की तैयार है। वहीं अब प्रदेश सरकार अंग्रेजी शराब पर वैट कम कर इसकी कीमतों में कमी लाने की तैयारी कर रही है। राज्य में इस समय 35.5% वाणिज्य कर है, जबकि यूपी में 32% और पड़ोसी राज्य हिमाचल में 12.5% है। प्रदेश में शराब महंगी होने की वजह से बाहरी राज्यों से शराब तस्करी लगातार जारी है। ऐसे में सरकार रेट कम करना चाहती है। इसके अलावा शराब से राजस्व बढ़ाने की भी सरकार की मंशा है। वहीं तर्क ये भी दिया जा रहा है कि प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में भी सस्ती शराब का लालच पर्यटकों को उत्तराखंड आने को आकर्षित करेगा, जो बात किसी के गले नहीं उतर रही है। तो अभी बस यही सस्ती और अभी तो टैक्स भी कम नहीं हुआ, फाइनेंस का 12 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पीछे जो अंतर्विरोध रहे उसमें एक मूल अंतर्विरोध शराबबंदी के लेकर के भी था और शराब हमारी मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा रिजिमेंट शराब को लेकर के है और अगर सस्ती शराब होगी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा। सवाल यह उठता है कि क्या प्रदेश में पर्यटक स्थलों को सरकार इतना आकर्षक नहीं बना पा रही है कि पर्यटक वहां आए और इसलिए शराब का सहारा लेना पड़ रहा है सरकार को। यहाँ तक शराब तस्करी को रोकने की बात है, सरकार इन्फोर्समेंट कर इन शराब तस्करों पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही है। साफ बात तो यह है कि हरिद्वार क्षेत्र में तो शराब पूर्ण प्रतिबंध है, पर वहाँ पर भी शराब बिकती है और सरकार चुप बैठी रहती है। तो फिर सरकार कैसे बाहरी राज्यों से शराब आने पर नकेल कसने में सफल हो पाएगी। सूबे की राजधानी में पड़ी गंदगी को देखकर भले ही नगर निगम या सरकार को शर्म आए या न आए, पर यहाँ घूमने आने वाले विदेशी सैलानियों को शर्म आने लगी है। उत्तराखंड में हमेशा से ही अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, पर जब अतिथि यहाँ की गंदगी को देखकर सफाई करने लगे तो यह खुद राज्य को शर्मिंदा करने से कम नहीं है। दून के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आज ब्रिटिश युवती सफाई में जुटी रही और वहां बैठे लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। ब्रिटिश युवती जूडी अंडरहिल ने राजधानी को क्लीन दून बनाने तक दम न लेने की ठान ली है। दून के गली मोहल्लों से लेकर राजधानी दून की मुख्य सड़कों व पॉश इलाकों में कूड़ा इकट्ठा कर मिशन सफाई अभियान पर जुटी ब्रिटिश युवती की क्षमता देखकर हर कोई भौचक्का रह गया।
अपनी वेस्ट वॉरियर की छोटी टीम को साथ लेकर आज युवती ने कचेरी परिसर को साफ किया। टीम के सदस्य के अनुसार वो लंबे समय से दून क्लीन अभियान पर लगे हैं, जिसके तहत आज उन्होंने कचेरी परिसर को साफ किया। वहीं उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष ने ब्रिटिश युवती की सराहना करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे यहाँ आने वाले विदेशी सैलानियों को एक बेहतर माहौल मिल सके।